जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आते ही आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन.के. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। अब हम जानेंगे कि आखिर संविधान की उद्देशिका क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना वो उसकी स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व मतलब भाईचारा, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में मुख्य शब्द जो आए थे, हम उन सभी के बारे में जानेंगे। पहला है संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामले चाहे आंतरिक हो या बाहरी का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है समाजवादी। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इससे पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसका आशय है कि देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। इससे पहले इस शब्द का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। ये 25 से 28 अनुच्छेद जो हैं, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम और विस्तृत रूप से जानेंगे। बाकी आप बस इतना समझ लीजिए, 25 से 28 के अंतर्गत इतना है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। इन सब की आज़ादी इस 25 से 28 के अंतर्गत हमें प्रदान की गई है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। यह शब्द संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है,
जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में जनता जो होती है अपने राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनती है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि वंशानुगत प्रथा का अंत, अर्थात अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि वही व्यक्ति उस शासन पर आश्रित होगा जिसे लोगों या जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना गया है, जैसे अमेरिका। वहीं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मतलब विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, ये सभी मिलकर जो होते हैं राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब इसका लाने का कारण क्या है गणतंत्र का, अब हम ये जानेंगे। पहला, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में हो। नेक्स्ट है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, ताकि हर सार्वजनिक कार्यालय में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला हो। अब आते हैं न्याय। न्याय भी कितने प्रकार के हैं? 3, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लिंग का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, उसके आधार पर उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय का आशय यह है कि मान के चलिए कोई भी व्यक्ति जो निम्न वर्ग का है और सामान्य जीवन जी पाने में वो असमर्थ है, तो उसको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय कहलाता है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की और साथ ही किसी भी धर्म को मानने, उसकी उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन यदि कोई भी इन अधिकारों का दुरुपयोग करता है या इनका हनन करता है तो उनके विरुद्ध कानून में अपील की जा सकती है। तो ये स्वतंत्रता है। नोट, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी तक जो चली थी से लिया गया है। नेक्स्ट है समता। इसका अर्थ है कि किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध मतलब नियम। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। पहला है नागरिक समता। मौलिक अधिकारों में नागरिक समता के बारे में बताया गया है जो इस प्रकार है। पहला है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14, और इसको अपन डिटेल में जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो जानेंगे। नेक्स्ट है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, अनुच्छेद 15 बोलता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। बाकी मौलिक अधिकार के द्वारा जब हम जानेंगे इसको और डिटेल में। नेक्स्ट है राजनीतिक समता। धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 325 के अंतर्गत। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है आर्थिक समता। महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं, अनुच्छेद 39। ये जो अनुच्छेद है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और ये गैर कानूनी होता है। इसमें आप न्यायालय में
अपील नहीं कर सकते हैं। बाकी जब हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो और जानेंगे इसको। नेक्स्ट है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है कि भाईचारे की भावना रखना। संविधान के मौलिक कर्तव्य 51 का के अनुसार भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग की विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द यानी मिलजुल कर और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदु। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। नेक्स्ट है, केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। पूर्व व्याख्या मतलब कौन सी? जो बेरुवाड़ी संघ में 1960 के दौरान दी गई थी। यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और यह संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, केशवानंद भारती मामले 1973 में यह बात की गई कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के मूल तत्व व विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके बाद न्यायालय ने बेरुवाड़ी संघ 1960 के तहत कहा गया कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल विशेषताओं को छोड़कर। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। अखंडता का मतलब है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।